हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर टॉक टीवी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1, जो कि क्लास 7 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का है। और चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये बेटर होगा कि आप अपनी बुक्स जो है ओपन कर ले साथ में, क्योंकि ये पीडीएफ में कुछ कुछ जगह चीज़ें मिसिंग है, तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। तो बेटर होगा कि आप अपने बुक्स भी साथ में ओपन करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो गाइस, पहले पेज में हमें ये बताया गया कि दो तरफ के मैप्स के बारे में बात की गई है। तो उसमें बताया गया है कि जो पहला मैप है वो अरब अरब के ज्योग्राफर अल इद्रिसी ने बनाया था। ठीक है। और दूसरा जो है एक और बनाया गया था, तो वो बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। अब कार्टोग्राफर का मतलब आप देख सकते हो इस साइड में, यहाँ पे आके, कार्टोग्राफर जो कि एक आदमी होता है जो कि मैप्स बनाता है। तो अब हुआ क्या था इन मैप्स में, कि इन मैप्स को कंपेयर जब हम करेंगे तो देखेंगे ये दोनों मैप्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये क्योंकि ये भी ऐसा भी था क्योंकि ये दोनों मैप्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स को बिलोंग करते थे, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जैसे कि अगर डिफरेंसेस की बात की जाए, तो अगर आप देखो तो नॉर्थ इंडिया जो है और श्रीलंका, वो जो मैप 1 था, अगर आप अपने बुक्स पे देख रहे होगे, यहाँ पे विजिबल नहीं है ये इमेज, पर अगर आप अपने बुक्स पे देख रहे होगे तो जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, ठीक है, और जो श्रीलंका है, तो वो एकदम उल्टा ही है। अगर हम बात करें तो उल्टा इन द सेंस, क्योंकि साउथ इंडिया जो पार्ट्स आते हैं उनको मैप 1 में ऊपर के साइड में दिखाया गया, और जो नॉर्थ इंडिया के पार्ट है उसे नीचे दिखाया गया है। और श्रीलंका के साथ भी वही केस है, उसे टॉप में दिखाया गया उसके आइलैंड को। ठीक है। और अगर आप ये मैप में देख रहे होगे तो जो इसमें मैप्स के जो जगह के नाम है वो सब सब अरेबिक में दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे मैप नंबर 2। और अगर आप ये मैप को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो मैप है, अभी आप इससे अगर आप फर्स्ट के कंपैरिजन में देखो तो आप क्वाइट फेमिलियर होगे ये मैप से, क्योंकि अभी करंट टाइम के मैप से ये बहुत मैच करती है और बहुत ही इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इसमें बहुत ज़्यादा, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन मैप में। ठीक है। फिर इसके बाद ये हमें बताया गया कि जो इस तरह के मैप्स जो थे वो यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स यूज़ किया करते थे बेसिकली। ठीक है। और सबसे बड़ी मैं बात मैं बता दूं, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये जो मैप है ये यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स के द्वारा यूज किया जाता था जब भी कोई अपनी वो ट्रिप पे जाते थे। अच्छा, आप यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं वो चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। आप आंसर दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करने के बारे में। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, पर आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एक बेसिक आइडिया मिलेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस लिखी हुई है, अगर आप ये लाइन को पढ़ो, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। तो मैंने आपको जैसा बताया कि कार्टोग्राफी का जो सेंस था, जो साइंस था जिससे वो बनाया जाता था, वो कम्प्लीटली डिफर करता था। और उसी के चलते ऐसा हुआ कि जो हम दो तरह के मैप्स देख रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट एक दूसरे से। जैसे पहले वाले में आपको और सेकंड वाले में अगर आप देखो तो बहुत ही डिफरेंस है, नॉर्थ वाला पार्ट साउथ में, साउथ वाला पार्ट नॉर्थ में। बट पार्ट 2, जो मैप, जो दूसरा वाला मैप था, अगर आप उसको गौर से देखो तो उस टाइम तक आते आते हमें कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया मिल गया था, और अभी के मैप से वो बहुत ही मेल खाता है। तो जैसे जैसे टाइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे मोर हमें नॉलेज होती गई, तो हम एक बेहतर मैप बना पाए। तो गाइस, जब हम बात करते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो बहुत ही महत्व का ये टॉपिक है कि जस्ट बिकॉज की टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमें बताया गया है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका मीनिंग्स कैसे चेंज हुए। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे तो येलो में मार्क है, मैंने एक लाइन मार्क कर रखा है, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। तो इससे यही बताना चाह रहे हैं कि जो सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी में चेंज नहीं आया, बल्कि जो मेजर चेंज आया वो की मीनिंग में चेंज आया है। और एक बात और कही गई है कि मेडिवल पर्शियन मॉडर्न पर्शियन से कितना अंतर खाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हैव चेंज्ड। अब उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान वर्ड का मतलब बताया गया है। तो अगर हम हिंदुस्तान का बात करें, तो हिंदुस्तान वर्ड के बारे में बात करें, तो उससे आज हम क्या समझते हैं, इंडिया को डिनोट करते हैं, अपनी कंट्री को डिनोट करते हैं, नेशन स्टेट बोल के डिनोट करते हैं। पर अगर यही 13th सेंचुरी में जो ये यूज़ की गई थी, तो मीनाजी सिराज करके एक क्रॉनिकल राइटर थे, ठीक है, जो कि पर्शियन में लिखा करते थे, तो वो जो ये वर्ड यूज करते थे वो पॉलिटिकल सेंस में यूज किया करते थे, और वो रिप्रेजेंट करते थे डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान को, जिसमें पंजाब, हरियाणा और
लैंड बिटवीन गंगा और यमुना के पार्ट्स आते थे, तो वो पॉलिटिकल सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया करते थे। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कैसे वर्ड्स का मतलब अंतर हुआ करता था, कितने डिफरेंस हुआ करते थे वर्ड्स के मतलब में। सिमिलरली बाबर जो है वो जो ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए, फ्लोरा एंड फाउना कल्चर को डिफाइन करने के लिए वो हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया करते थे। उसी तरह आमिर खुसरो एक पोएट जो थे 14 सेंचुरी में, उन्होंने भी इस तरह से ही वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, पर अगर हम सही में देखिए तो जो टर्म हिंदुस्तान है वो कोई पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग उससे एसोसिएट नहीं किया जा सकता आज भी। भले हम यूज़ करते हैं, पर जेन्युइन सी बात यही है कि उससे कोई पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स एसोसिएट नहीं किया जा सकता। इसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि हिस्टोरियंस को कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है जब वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, एक वर्ड का यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया है फॉरेनर का, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप इसे कोई आंसर लिखने में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इसके बारे में बताया गया है कि अगर हम फॉरेनर के वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे हम क्या मतलब निकालते हैं। अगर हम बोलते हैं किसी को कि वो फॉरेनर है तो उसका मतलब है कि वो इंडियन नहीं है पर्टिकुलरली। हम इंडिया में उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, पर अगर वो इंडियन नहीं तो पर्टिकुलरली तब उस बेसिस उसका डिस्क्रिमिनेशन करते हुए उसे एक फॉरेनर बोलते हैं। कोई इंग्लैंड से आया हो, कोई ब्रिटेन से आया हो, कोई कहीं से भी आया हो आउट ऑफ इंडिया, तो उसे हम फॉरेनर कहते हैं। ठीक है, पर अगर मेडिवल पीरियड की बात की जाए तो ऐसा नहीं था। जो वहाँ का सिचुएशन था वो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि वो एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मतलब नहीं सेट था कि अगर आप इंडिया से बाहर के हो तभी आपको फॉरेनर बोला जाएगा, बल्कि वो जो है वहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाता था, वो बेसिस था उसका सोसाइटी और कल्चर। अब सिंपल सी उसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने येलो में लाइन में मार्क कर रखा है कि एक सिटी डवेलर है जो है, उसके लिए जो एक फॉरेस्ट डवेलर होगा वो फॉरेनर होगा। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो डिस्क्रिमिनेशन था वो विद इन द सोसाइटी और कल्चर में हुआ करता था फॉरेनर वर्ड को यूज़ के लिए। उसी में यूज़ किया जाता था फॉरेनर वर्ड, ना कि कंट्रीज़ के बाहर के लोगों के लिए डिनोट किया जाता था, बल्कि कंट्रीज़ के विद इन ही सोसाइटी के अंदर ही लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और डिस्क्रिमिनेशन की कई वजह थे, और उस वर्ड पर्टिकुलरली जो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था वो फॉरेनर यूज़ किया जाता था। तो आप कैसे देख सकते हो कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैसे डिफरेंट वर्ड्स का मतलब अलग होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप आगे भी जाओगे, हिस्ट्री लोगे सब्जेक्ट, तो आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चंस, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ सोर्सेज पे होते हैं। और सोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। अब सोर्सेज भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हो कि ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे सोर्सेज जैसे हमें क्या एविडेंस क्या प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमें क्या तरह की मदद मिलती है। जैसे कि हम अगर कोई सोर्सेज मिलते हैं तो वो किस तरह के पहले फॉर्म में होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो हमें बहुत तरह के फॉर्म्स मिल सकते हैं। वो कॉइन्स हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो कॉइन्स, तो जैसे कि अगर मैं कॉइन्स एग्जांपल दूं तो वो कुशाना किंग्स जो थे उनके कॉइन्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स पे उनका डेट मेंशन रहता था। कहीं कहीं पे उनकी पेंटिंग्स, जो किंग्स थे उनकी पेंटिंग्स पर्टिकुलरली बनी हुई रहती थी, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता था, उनके कल्चर के बारे में पता चलता था। बहुत बार उनके कल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें उसमें डिनोट की जाती थी। इंस्क्रिप्शंस में अगर आप एग्जांपल लो तो आप सबसे कॉमन एग्जांपल ले सकते हो अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में तो खैर आप जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं और कितना वो मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस है हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और क्यों वो हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताई गई है कि पहले जो था, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, पेपर उतने इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करता था, तो उसकी वजह से उतने लोग रिकॉर्ड मेंशन नहीं कर पाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि अगर उन्हें कोई चीज़ कॉपी करना रहता था तो वो क्या करते थे, पर्टिकुलरली जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं उनके पेपर की कॉपी में जो वो लिखा रहता था उसे वो मिटा देते थे, और वो खुद उन्हें जो कॉपी करना रहता था तो वो कर लेते थे। ठीक है, और एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद क्या हुआ ना आने वाले समय में, कि पेपर जो है वो ग्रेजुअली चीप होने लगा, वो सस्ता बिकने लग गया, तो लोग ज़्यादा खरीदने लग गए। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो गया कि अब जो है लोग ज़्यादा होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स, लेटर्स सब चीज़ लिखने लग गए थे। तो हमें एग्जाम जो एविडेंसेस है वो अच्छे और तरह से मिल पा रहे थे। बेसिकली हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बहुत लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिल पा रहे थे, क्योंकि पेपर भी डेवलप नहीं हुआ था। पर जैसे जैसे हम टाइम पीरियड में आगे बढ़ेंगे, वैसे डिस्कवरी और पेपर के साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, और वो ये था कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पा रही थी पर्टिकुलरली। ठीक है, अब यही आप देखो येलो में मैंने मार्क किया हुआ है कि पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट क्रॉनिकल्स ऑफ लेटर्स,
and teachers or teachings of saints, petitions, judicial records for registers of accounts and taxes. तो दोस्तों अगर आपको एक एग्जांपल दूं इसका, तो अगर आप या जैनिज्म की बात करो, बुद्धिज्म की बात करो, तो उनके जो मेजर टीचिंग्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि वो कैसे क्या किस तरह के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, या अशोका के धम्मा के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो ये सब हमें ये सोर्सेज के थ्रू ही पता चलता है बेसिकली। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन सोर्सेज का क्या महत्व है। एक चीज और यहाँ बताई गई है कि उस टाइम जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम हुआ क्या करता था, जो लोग थे वो खुद से लिखा करते थे, वो खुद से कॉपी किया करते थे। तो इसमें इसका बहुत ही बड़ा डिफॉर्मिटी हम बोल सकते हैं या डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि क्या था। मान लीजिए अगर आप पर्टिकुलर एक एग्जांपल लो, अगर आपको अपने फ्रेंड से कुछ कॉपी करना होगा ना, तो अभी तो आप आराम से उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हो, कॉपी कर सकते हो। पर उस टाइम क्या था कि डिफरेंस आ जाती थी, क्योंकि जो कॉपी का तरीका था वो आज के तरीके से बहुत ही डिफर करता था। और उसके चलते क्या होता था, कॉपी करने के चलते बहुत बार ऐसा होता था कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे, आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके चलते आप क्या करते थे, इधर के वर्ड्स को उधर लिख देते थे। अगर कोई वर्ड आपको मतलब समझ में या कोई लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो उसे आप अपने तरीके से लिख देते थे। तो बाद में जो हम एविडेंसेस मिले उसमें भी हम ये तरह के बहुत डिफरेंसेस देख पा रहे हैं कि कैसे मैन्युस्क्रिप्ट सेम है, सेम टाइम को बिलोंग करते हैं, सेम चीज़ के ऊपर लिखे गए हैं, पर मतलब बहुत जगह ऐसा है जो आप बहुत ही डिफर कर रहे हैं, और वो हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही दिक्कतें बना देता है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली समझना हो तो। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने ये भी लाइन मार्क किया होगा, एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। क्योंकि डिफरेंट जो बुक्स थे या डिफरेंट जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखे देते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो उनमें जो मीनिंग्स जो थे वो चेंज हो जाते थे। और इसके वजह से क्या होता था कि जो हिस्टोरियंस है उन्हें रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के चलते उन्हें सारे पढ़ने पड़ते थे, क्या ताकि वो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ सके कि एक्चुअल मीनिंग क्या बताना चाह रहे थे हमें इसे राइटर राइटर क्या मीन करना चाह रहे थे। क्योंकि उसमें हुआ क्या है कि सब ने अपनी तरीके से लिखा है, तो बहुत जगह भी मीनिंग चेंज हो गए, तो सबको उन्हें सब पढ़ना पड़ता था और एक कंक्लूजन पे पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। तो हमें यहाँ बताया गया है 700 से लेकर 750 के बीच में जो 1000 ईयर्स थे, इन्हें पढ़ पाना, इनको समझ पाना हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो डेवलपमेंट का स्तर था वो इतना बड़ा था, क्योंकि जो डिफिकल्ट बना रहा था स्टूडेंट्स को उसे समझ पाने में। ठीक है, तो अगर डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो मेजर डेवलपमेंट जो हुआ था वो था टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हमें हर सेक्टर में देखने मिला, चाहे वो व्हील इरिगेशन में हो, चाहे वो स्पिनिंग व्हील वीविंग में हो, चाहे वो वेपन्स की बात कर ले, फायर आर्म्स की बात कर ले, लड़ाई में जो यूज़ किए जाते हैं उनकी बात कर ले तो वो हो। और इसके अलावा जो हम सेकंड चेंज मेजर चेंज देखते हैं वो खाने में देखते हैं कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ा, क्या नए तरीके से ह्यूमंस ने क्या सोच कर नए नए डिशेस या नए नए फ्रूट्स बनाए, या जो भी हम बोल ले। तो ओवर द पीरियड ये सब बहुत सारे चेंज हुए जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमें कास्टिज्म से रिलेटेड कुछ कुछ बातें पता चलती है, तो कैसे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बनना शुरू हो चुके थे। तो एक एग्जांपल से हमें शुरू किया गया, पहले सबसे पहले राजपूत के बारे में बताया गया कि ये नाम कहाँ से डिराइव होता है। तो राजा पुत्र, जो कि जिसका मतलब होता है सन ऑफ ए रूलर, वहाँ से ये राजपूत मतलब आया है। और कैसे आगे जाके इसका टाइम मतलब इसका मीनिंग जो था ये वर्ड का वो कैसे चेंज हो गया, या फिर ये जो स्तर था जिससे कि हमें पता चलता था कि कौन ये कास्ट को या कौन इस सेक्ट पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करता है, वो कैसे चेंज हो गया। तो राजपूत जैसे कि अगर हम बोलते थे तो उससे मतलब करते थे ग्रुप ऑफ वॉरियर्स जो कि क्षत्रिय का स्टेटस के माने जाते थे। ठीक है, तो इनमें कौन कौन आते थे, इनमें आते थे, तो सिर्फ रूलर्स इसमें नहीं आते थे, वो चीफटेन्स जो होते थे, जो कि सोल्जर्स, कमांडर्स और जो आर्मी में सर्व करते थे वो भी इसमें आते थे। ठीक है, ये बताया गया हमें इसके बारे में। अब इसके बारे में बाद में थोड़ा बात की गई है कि कैसे उस पीरियड में एक और जो चेंज आया वो था फॉरेस्ट को क्लियर करने लग गए थे लोग। अब फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे थे जस्ट बिकॉज वो एक तो एग्रीकल्चर के लिए करने लगे थे, और दूसरी जो चीज़ थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हुआ क्या कि वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि कुछ कुछ एरियाज उन्हें सूट नहीं कर रहे थे, हैबिटाइट्स जैसे चेंज हो रहे थे, जैसे कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ज़्यादा रहा था तो कुछ लोगों को सूट नहीं कर रहे थे एरियाज, तो उनके वजह से भी बहुत लोग माइग्रेट करने लग गए थे। पर जो मेन रीज़न था वो इन्फ्लुएंस होने लग गए थे कहीं ना कहीं, जो कि वो लोकल चीफटेंस थे जो वहाँ के,
प्रीस्ट थे, मोनास्ट्रीज थे, जो मार्केट्स थे और लोगों के रहने का तरीका, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे उससे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे बहुत सारे, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ वो उसी तरह के स्टाइल्स को अडॉप्ट करने लगे, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, वो सोसाइटी से कनेक्ट हो गए। और बाद में हुआ क्या कि वो भी एक टैक्स पेयर बन गया, मतलब वो सोसाइटी का हिस्सा बन गए, उस सोसाइटी का पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इसके बाद क्या होने लगा था ना, सोसाइटी में जो डिफ्रेंशिएशन है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो अब डिफ्रेंशिएशन के लोगों ने एक और चीज़ की कि उन्होंने अब जो कास्ट जो था उसमें भी उन्होंने सब डिवाइड करना शुरू कर दिया। और उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म उन्होंने यूज़ किया था, जो कि था जातीज। जातीज तो अभी आप सुनते ही होंगे, जाति, वो उस जाति का, वो उस जाति का, तो वही वर्ड उस टाइम यूज़ करने लगा था। तो कास्ट के अंदर सब कास्ट होने लग गया था। और ये जो सब कास्ट था उसका जो बेसिस था डिवीजन का, वो पर्टिकुलरली था किसी का बैकग्राउंड, वो कैसे बैकग्राउंड से आता है, या फिर वो कैसा ऑक्यूपेशन कर रहा है। जैसे कि क्या वो एक, मान लो अगर हम सिंपल एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेट करने का, इसमें अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि कोई आदमी एग्रीकल्चर कर रहा हो, और उससे अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक कोई बिजनेसमैन को, तो कैसे एक ये बेसिस था अंतर करने का, कास्ट के अंदर जो सब डिवाइड होता था उसके लिए बेसिस यूज किया जाता था। ठीक है, अब इसमें बताया कि जाति जो थे वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाया करते थे, और उनके मेंबर्स जो हुआ करते थे वो असेंबली ऑफ मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि एल्डरली जो उस जो ग्रुप में पर्टिकुलरली उस सब कास्ट में जो आते थे एल्डरली मेंबर्स वो तय करते थे। और उन्हें हम जाति पंचायत बोलते थे उन लोगों के समूह को। और साथ साथ ये भी था कि उन्हें जाति के जो लोग थे उन्हें अपनी जाति के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने ही थे, पर साथ साथ जो विलेज का पर्टिकुलरली जो रूल्स थे उन्हें वो फॉलो करने थे। मतलब आपको कास्ट के फॉलो करने ही है रूल्स कोई भी हालत में, पर आपको सब कास्ट के भी फॉलो करने हैं। ठीक है, ये चीज़ था वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रीजन एंड एम्पायर के बारे में। तो अब हम ये बात जानेंगे कि टाइम के साथ बहुत सारे लार्ज स्टेट्स डेवलप होने लगे थे, जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, सब एम्पायर्स भी आ चुके थे इंडिया में और वो कॉन्कर करना शुरू कर चुके थे। तो इसी से रिलेटेड हमें एक बात पता चलती कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक अपने आप को सीमित नहीं रखते थे, वो अपना एम्पायर स्ट्रेच करते जाते थे समय के साथ साथ। और उसी से रिलेटेड एक संस्कृत प्रशस्ति ने प्रेस किया है दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को। और उन्होंने ये बताया है कि वो एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपना एम्पायर को बहुत ही वास्ट कर लिया था, इन द सेंस क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एम्पायर बना पाए थे। जो जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो जो एम्पायर थे वो बंगाल से लेके कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान के और साउथ इंडिया तक वो फैला हुआ था। ठीक है, तो जिससे वजह से वो बहुत बड़ा एम्पायर और बहुत बड़ी आर्मी बना पाए थे। अब एक यहाँ पे एक आप वर्ड देख लोगे एक्सागरेटेड क्लेम्स, तो एक्सागरेटेड क्लेम्स यहाँ पे इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो रूलर्स और एम्पायर्स थे वो एक्सागरेटेड क्लेम्स क्या करते थे अपने कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो एक्सागरेटेड क्लेम से मेरा ये मतलब है कि वो बढ़ा चढ़ा कर अपनी बातों को रखते थे कि उन्होंने ये किया वो किया, पर पर्टिकुलरली उन्होंने वो किया नहीं होता है। अगर वो बोलते कि मैंने इस एरिया को भी अपने अंडर में रखा, उस एरिया को भी अपने अंडर में रखा, तो वो फेक एलिगेशन से फेक बातें हमें बताते थे। पर पता नहीं अभी तक वो ये ऐसा क्यों किया करते थे। अभी हिस्टोरियंस भी जो है इसी बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर में ऐसा क्यों किया जाता था कि एक पर्टिकुलर रूलर या एम्पायर एम्पायर के जो सुल्तान है वो अपने आप को ऐसा क्यों करते थे कि वो एग्जैगरेटेड क्लेम्स किया करते थे, बढ़ा चढ़ा कर अपनी बातों को रखा करते थे। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि वो अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर हूँ, अपनी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं वो दर्शाना चाहते थे। ठीक है, और अगर आप ये देखो लैंग्वेज एंड रीजन का, तो ये इससे आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसे एक पढ़ लेना एक बार। अब एक यहाँ पे बात बताई गई कि बाई 700 जो था मैनी रीजन जो थे वो डिस्टिंक्ट होने लगा था कि मतलब जोग्राफिकल डायमेंशंस उन्होंने अपने को बांटना शुरू कर दिया था बाकी दूसरे एरियाज से। ठीक है, और इन द सेंस उसका जो बेसिस हुआ करता था वो लैंग्वेज और कल्चरल के बेसिस पे वो डिवाइड करने लग गए थे। बाद में तो खैर डायनेस्टीज आने लगी, चोलास वगैरह सब आने लग गई थी। अब इसके चोला से भी रिलेटेड हमें एक बात और पता चलती है कि वो जो अपना बिल्ड करते थे एम्पायर और जो उसके रीजन जो कॉन्कर करते थे वो पैन रीजनल हुआ करते थे। पैन रीजनल से मेरा मतलब है कि वो पर्टिकुलरली एक ऐसा नहीं था कि नॉर्थ में उनके एरियाज है तो नॉर्थ ही में, वो साउथ में भी अपने एरियाज रखते थे, जिसे हम पैन रीजनल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्थ में तो उनके मेन एरियाज है ही, पर उनके कुछ एरियाज ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, साउथ में भी है, तो उसे हम पैन रीजनल बोलते थे। और बाद में हम ये जानेंगे कि यही मेजर रीजन बनते हैं जिसके वजह से वो एम्पायर या तो एकदम से डाउनफॉल होता है वो एम्पायर का, या तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो एम्पायर्स नियर बाय रहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक और बात गई बताई गई है कि जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था 18 सेंचुरी में, तो उसके चलते क्या हुआ था, रीजनल स्टेट्स जो थे रीइमर्ज करने लगे थे। तो वो इसी बात से कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको बताई अभी, उसी बात से कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि पैन रीजनल की वजह से क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने लग गई थी। तो उसके चलते क्या हुआ, मान लीजिए अगर आपने कोई पर्टिकुलर एरिया को कॉन्कर कर लिया, तो जो मतलब चिफ्टन जो या हेड जो थे, वो वहाँ से सरक जाते थे। पर जैसे ही वो उस पर्टिकुलर एरिया का एक बार डाउनफॉल हो गया, तो वो फिर से वहाँ पे रीइमर्जेंस होने लगा था उन रीजनल स्टेट्स का, उनके लीडर्स का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में। कैसे, अब हम इसमें पता चलता है कि कैसे कलेक्टिवली एक सुपर नेचुरल एजेंसी को लोग, या एक सुपर नेचुरल पावर के ऊपर बिलीफ रखने लगे थे। और ये कैसे होता था, क्योंकि लोग जो कि थे वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ करते थे वहाँ की लोकल कम्युनिटी से। बाद में हमें ये पता चलता है कि ब्राह्मण जो थे, जो प्रीस्ट जो थे, वो डोमिनेंट ग्रुप्स बनने लगे सोसाइटी में, और टेम्पल्स भी बनने लगे थे। एक पर्टिकुलरली एक टेम्पल, कलेक्टिव टेम्पल बनने लगे थे लोगों के लिए। तो ब्राह्मण जो थे, उन्होंने ये कैसे मतलब डोमिनेंट अपने आप को कैसे प्रूव किया सोसाइटी में, इट वॉज ऑल जस्ट बिकॉज उनके नॉलेज, संस्कृत टेक्स्ट से उनका जो रिलेटेड नॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा था, और उसके चलते उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगी थी ब्राह्मण्स को। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ हुआ था, जो पेट्रन्स थे उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। अब पेट्रन्स से मेरा मतलब आप यहाँ देख सकते हो, पेट्रन्स का मतलब अगर आप स्क्रीन पर देखो तो पेट्रन्स का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। तो पेट्रन्स का मतलब वही होता है, एक वेल्दी इंडिविजुअल, मतलब एक रिच इंडिविजुअल होता है जो कि अपने से अलग लोगों को सपोर्ट करता है, अगर वो उसमें अपना फ़ायदा देखता है। ठीक है, तो वो इसलिए ऐसा क्यों करता है, उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा करके वो एक अपने आप को एक नए रूलर की तरह इस्टेब्लिश कर सकता है, और थोड़ी इज्जत भी कमा सकता है। ठीक है, अब एक मेजर जो डेवलपमेंट हुई थी ब्राह्मण्स के आने के बाद जो थी, वो जब जैसे ही डोमिनेंट बन गए थे सोसाइटी में, तो एक मेजर जो डेवलपमेंट थी वो थी आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति करने की आइडिया जो थी, वो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी इस टाइम पीरियड में। क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों के मन में गॉड के प्रति, एक कलेक्टिव गॉड के प्रति ये भावना भर रहा था। एक रिचुअल्स आने लग गए थे पर्टिकुलरली, जो कि कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रहे थे लोगों के बीच में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या पता चलता है कि बाद में जैसे जैसे लोग आने लग गए, तो समय के आते के साथ, और जैसे जैसे कि किंग्स एम्परर्स भी आए, जैसे अगर मुगल्स की बात करें, तो जैसे जैसे वैरायटी ऑफ किंग्स आने लग गए या एम्परर्स आने लगे, तो वो अपने कल्चर को भी साथ साथ लाने लग गए थे। जैसे कि मर्चेंट्स और माइग्रेंट जो थे, उन्होंने कुरान की भी टीचिंग्स लाना शुरू कर दिया था भाई 7th सेंचुरी। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कि कैसे लोग लाने लगे थे, कैसे कैसे एम्परर्स अपने साथ कुरान को लाने लगे थे। तो उसके बाद होता क्या है कि जो रूलर्स जो थे वो पेट्रन्स थे, इस्लाम और उलामा के हुआ करते थे पेट्रन्स। ठीक है, तो इसके चलते हुआ क्या, एक एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ा, अभी हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, हिंदू कैसे हिंदुइज्म का वर्ड का मतलब अलग अलग हुआ करता था दूसरे लोगों के लिए। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी हिंदुइज्म के बारे में, पॉलिटिकल सेंस में डिफर करता था कैसे वो वर्ड। तो पर्टिकुलरली यहाँ हम जो पढ़ेंगे इस्लाम से रिलेटेड जो बात यहाँ पे की गई है, कि वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था। इन अ वैरायटी ऑफ वेज वो इंटरप्रेट किया जाता था उनके फॉलोअर्स के थ्रू। जैसे कि वहाँ पे शाही मुस्लिम्स करके थे, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को लेजिटिमेट लीडर की तरह देखते थे मुस्लिम कम्युनिटी का। और वही दूसरी ओर सुन्नी मुस्लिम्स करके थे, जो अथॉरिटी, जो अर्ली खलीफास थे, और उनके वो प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, एज कम्पेयर टू शिया मुस्लिम, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ को, अली को लेजिमिटेट लीडर माना करते थे मुस्लिम कम्युनिटी के। तो देख सकते हो आप यहाँ भी ओपिनियन के डिफरेंसेस थे। जैसे कि सिमिलर टू एज, जैसे हमने पहले देखा हिंदू हिंदू वर्ड, सॉरी हिंदुस्तान वर्ड में कैसे डिफरेंसेस आया करते थे, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हमें मिला। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के बारे में, जो कि है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है दोस्तों कि कैसे टाइम पीरियड्स को देखा गया, और वो क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, जस्ट बिकॉज ओवर द टाइम पीरियड क्या क्या चेंजेस हुए, वो उनका क्या महत्व है हर टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे एक बात बताई गई सबसे स्टार्टिंग में, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्हें इंडिया के टाइम पीरियड को 3 फेज में डिवाइड किया, बेसिकली हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू इन द सेंस सबसे स्टार्टिंग फेज को, मुस्लिम जो मिडिवियल बेसिकली जो बोल सकते हो ब्रिटिश मॉडर्न को डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट कैसे कि एक पर्टिकुलर राजा किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है उससे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड था। जैसे मिडिवल में अगर आप देखो तो बेसिकली जो थे ज़्यादा नंबर्स में थे वो थे मुगल, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे वो थे वो मुगल्स। तो मुगल्स जो थे वो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम्स कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो जिसके चलते वो पीरियड मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग था, मुस्लिम्स की ओर से कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पीरियड था। तो वैसे ही करके ब्रिटिश ने यहाँ पे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने वहाँ पे डिपिक्ट किया है। ठीक है, अब इसके आगे बात करें तो ये बताया गया हमें कि
बहुत सारे चेंजेस दिखे गए थे इन 1000 ईयर्स में, जिनके बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल है और हिस्टोरिकली बहुत सारे एविडेंसेस मिले उन चेंजेस से रिलेटेड, फिर भी वो इनफ नहीं है कहीं न कहीं, ठीक है? और अब जो है, अब हम इससे रिलेटेड क्या चेंजेस थे, क्या नहीं हुए चेंजेस, पर्टिकुलरली कुछ रीजन्स के बारे में, पर्टिकुलर कुछ एम्परर्स के बारे में, एम्पायर्स के बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम लगातार पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये था इस चैप्टर के बारे में। मैं आपको बता दूँ एक बात कि अब हम जैसे पढ़ेंगे तो ये जो आपका पूरा बुक है वो लगभग बेस्ड है पूरे मेडिवल हिस्ट्री पे। आने वाले चैप्टर्स में हम मुगल्स के बारे में एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेरीज को सामने रखें, हम आपको श्योरली रिप्लाई करेंगे। और एज फार एज नोट्स आर कंसर्न, वो मेजोरिटी में अगर लोग चाहेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी। और मैंने एक सोच रखी एक बात और कि जैसे हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप चैनल से जुड़े रहें और कभी भी हमारी वीडियो को मिस ना करें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।